हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एस के सानू टेक्नोलॉजी। आज हम बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के सेशन में 16 एवं 17 सितंबर 2024 को जो एग्जाम हुआ उससे पूछे गए क्वेश्चन का फुल एनालिसिस करेंगे। साथ ही से पहले जो फीडबैक मिला था, जो एग्जाम दे के आए थे स्टूडेंट, उनका कहना था कि ऑटो स्क्रॉल जो है ना डिजेबल है, इनेबल नहीं है, ऑटो स्क्रॉल नहीं हो रही। तो देखिए, ऑटो स्क्रॉल हो रही है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। बाद बाकी कीबोर्ड को लेके भी चर्चा करेंगे। तो बेल्ट्रॉन क्या करता है, बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही रिपीट करता है, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही कॉपी करके पेस्ट किया जाता है। तो इसीलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो फिलहाल आज के सेशन में, अभी के सेशन में हम बताने वाले हैं 16 और 17 सितंबर 2024 को जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या क्या पूछा था, उसका एनालिसिस करेंगे। और आपके जो अंदर में कीबोर्ड से रिलेटेड जो स्क्रॉल है या कैसा कीबोर्ड था उसको लेके चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइपिंग से रिलेटेड जो क्वेरीज है, इसमें वर्ड का लेवल अभी भी नॉर्मल आ रहा है, कोई चेंजिंग नहीं देखने के लिए मिल रहा है। और केवल उसमें आपको प्रॉपर सेंटेंस देखने के लिए मिलता है, ना कि केवल वर्ड। जैसे बहुत सारे एग्जाम में फंसाने के लिए वर्ड पूछता है, बार बार आपको कॉमा, फुल स्टॉप ये सब देखने के लिए मिलता है। लेकिन बेल्ट्रॉन का जो एग्जाम हो रहा है इसमें आपको इस टाइप का देखने के लिए कोई दिक्कतें नहीं आ रही, या प्रॉपर सेंटेंस मिलता है। तो सेंटेंस लिखने में काफ़ी इजी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कीबोर्ड चेंज करने का ऑप्शन अभी भी है, अगर आपको दिक्कत है तो कीबोर्ड चेंज कर सकते हैं। क्या है कि कुछ स्टूडेंट, उनका कहना था कि बैक स्पेस जो है ऑटोमेटिक दबा जाता था, इस टाइप का इशू आ रहा था। तो इसीलिए कीबोर्ड पहले देख लेंगे। उसके बाद जो है टाइपिंग का टाइमिंग वो 10 मिनट ही है। कुछ कुछ स्टूडेंट का अभी भी क्वेरी है जिनको मतलब छूट गया, या वो टाइम ओवर हो गया, वो ख़त्म नहीं कर पाए वर्ड, तो उनका कहना है कि 10 मिनट हमको नहीं मिला है। तो प्रॉपर 10 मिनट ही मिल रहा है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। उसके बाद बैक स्पेस वर्ड हाईलाइटेड प्रॉपर हो रहा है, ये तो शुरू से लेके अभी तक सारे स्टूडेंट का फीडबैक है, कहना है। प्रॉब्लम ये था कि कह रहा था कि स्क्रॉल करना पड़ता है माउस से, तो ऐसा कोई बात नहीं है। फर्स्ट एग्जाम में जो 14 को एग्जाम दे के आया स्टूडेंट, तो उनका कहना था कि स्क्रॉल माउस से करना पड़ता है, ऐसा कोई बात नहीं है, ऑटो स्क्रॉल हो रही है। बाद वाले जो स्टूडेंट सब आए एग्जाम दे के, उनसे पूछे तो बोले कि नहीं, ऑटो स्क्रॉल हो रही। तो देखिए, पिछले बार जो एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें भी ये सब मतलब सिस्टम था, ऑटो स्क्रॉल हो रहा था, वर्ड हाईलाइट हो रहा था, बैक स्पेस का पूरा मतलब दिया गया था। तो ये सारा कुछ दिया हुआ था। अगर आप पहले टाइम से पहले मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं 400 वर्ड, तो आप उसको बीच में भी माउस क्लिक करके सुधार सकते हैं। ये ऑप्शन 2019 में नहीं था, जो कि आप लोग को मिला है, काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन एक्सेल फार्मूला से पूछा जा रहा है। तो एक्सेल फार्मूला से लेके जितना भी वीबीआई है, जितना भी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, वही आपको फार्मूला रिपीट कर रहा है। तो हम सारे फार्मूला का एक जगह मतलब करके एक वीडियो प्रॉपर बनाए हुए हैं, वो आप देख लीजिए, विथ प्रैक्टिकल है। वो आप देख लेंगे तो उससे बाहर एक भी फार्मूला नहीं पूछेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप उस वीडियो को देख लेंगे, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। तो चलिए, इसका सॉल्यूशन मिल गया, इसका हम पूरा मतलब फार्मूला का विश्लेषण उसी में करवा देंगे। बाद बाकी है स्लाइड सॉर्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी है। एक नहीं, एक मतलब आपका एक क्वेश्चन में 2 बार 3 बार करके स्लाइड सॉर्टर से पूछा गया है। तो स्लाइड सॉर्टर, जैसे अभी मेरा स्लाइड ओपन है, तो हम यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं व्यू पे, व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखने के लिए मिलता है व्यू में नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स व्यू। तो ये जो बीच वाला है यही है स्लाइड सॉर्टर। इसका काम क्या होता है, इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो सारा स्लाइड एक थंबनेल के रूप में शो करने लगता है। जैसे कि आप फाइल में गैलरी में सारा फोटोज देखते हैं, जैसे आप फाइल एक्सप्लोरर ओपन करते हैं तो उसको व्यू करके लार्ज करते हैं, तो आपको गैलरी में थंबनेल टाइप का सारा फोटो आपको शो करता है। तो इसी तरह आपका किस में, स्लाइड सॉर्टर के व्यू में जब हम क्लिक करते हैं तो इस टाइप से दिखता है। उसके बाद क्या सब है, नोट्स पेज व्यू है, रीडिंग व्यू है, स्लाइड मास्टर, हैंग आउट मास्टर और नोट्स व्यू है। तो टोटल अगर आपको पूछ दिया जाए तो प्रेजेंटेशन व्यू में आपको 5 व्यू देखने के लिए मिलता है। मेरे साथ आप दोहराएंगे तो याद हो जाएगा। नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर और नोट्स पेज, रीडिंग व्यू, ये 5 किस में मिलता है, प्रेजेंटेशन व्यू में। उसके बाद मास्टर व्यू आ जाती है इसकी कैटेगरी। मास्टर व्यू में 3 व्यू मिलती है, स्लाइड मास्टर, हैंगआउट मास्टर और नोट्स व्यू। तो क्लियर है ये, आई थिंक बेहतर समझ में आ गया होगा। अब हम इसको फिर नॉर्मल व्यू पे ले चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, एक शॉर्टकट की पूछा था, कंप्यूटर रीस्टार्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है। तो कंप्यूटर रीस्टार्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, लिख दे रहे हैं हम। तो कंप्यूटर रीस्टार्ट करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल अल्ट ये टी है प्लस डिलीट।
ये बटन आप प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर रीस्टार्ट होती है। ये आपका हो गया कंप्यूटर रीस्टार्ट का शॉर्टकट की, यहाँ पे टी है। तो कंट्रोल अल्ट और डिलीट से कंप्यूटर रीस्टार्ट होती है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि कंप्यूटर रीस्टार्ट का मतलब क्या हुआ। देखिए, जब भी आप वर्क करते करते आपका कभी कभी कंप्यूटर हैंग करने लगता है तो उसको क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। तो रीस्टार्ट का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है वार्म बूटिंग। अब कहते हैं बूटिंग कहाँ से आ गया, कंप्यूटर बूटिंग, कंप्यूटर में बूटिंग का प्रोसेस होता है। जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है वो जो प्रक्रिया है वही बूटिंग कहलाता है। अगर आप पहले से बंद कंप्यूटर को ओपन करते हैं, पहले से अगर आपका बंद कंप्यूटर है जाके सारा कुछ सेटअप करके ओपन करते हैं तो वो कहलाता है आपका कोल्ड बूटिंग। चलिए पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे बूटिंग। 1 मिनट हम आपको लेके चलते हैं खाली जगह पे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं हेडिंग में बूटिंग, ठीक है। कंप्यूटर स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आता है कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग कंप्यूटर, अगर आपका पहले से बंद कंप्यूटर है, जब आप ऑन करते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब आप मतलब ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वो आपका कहलाता है कोल्ड बूटिंग। और दूसरा क्या आता है, वार्म बूटिंग। दूसरा आता है आपका वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर को जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है वार्म बूटिंग। ये मेरे ख्याल से बेहतर समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मेल मर्ज से रिलेटेड क्वेश्चन। मेल मर्ज से रिलेटेड 14 और 15 सितंबर वाला में हम पूरा प्रोसेस बता दिए शुरू से लास्ट तक। और आपका जो इसके बाद आने वाली क्लास है उसमें हम क्या करेंगे, मेल मर्ज को फिर से बताएंगे। मतलब आपको कल देखने के लिए मिलेगा, कल या आज आपको शाम तक मिलेगा मेल मर्ज को। इसमें क्या करना है कि मेल मर्ज को हम फिर से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। साथ ही इससे रिलेटेड जितना भी MCQ होगा जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसको भी कवर करवाएंगे। तो मेल मर्ज से रिलेटेड केवल था तो ये क्वेश्चन क्या था तो क्लियर नहीं हो पाई, इसीलिए इसका पूरा मतलब विस्तार विश्लेषण ही करेंगे, कोई इशू नहीं। अब आता है कि IPv4 में जो कितना बीट होता है ये पूछा था। तो IPv4 में कितना बीट होता है टोटल, IPv4 में 32 बीट्स होती है। और इसी में 8 बीट बराबर 8 बिट्स बराबर 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होती है। तो 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होगी। तो इसी तरह अगर बाइट पूछ दिया जाए तो 32 है तो 8 चौके 32, तो कितना हो गया 4 बिट बाइट ना। और आप इससे रिलेटेड ऑक्टेट पूछेगा तो ऑक्टेट कितना होती है, ऑक्टेट भी 4 होती है। IPv4 में ऑक्टेट कितनी होती है, 4 होती है, 2 2 4। जैसे इसी में ये जो लाइनिंग है इसको, 1 मिनट, ये जो है आपका ऑक्टेट मतलब घर, इसी को ये जिसमें हम भरते हैं IP एड्रेस, इसी को हम बोलते हैं ऑक्टेट। ये बीच में डिफाइन किस चीज़ से रहता है, डॉट से रहता है। चलिए यहाँ पे हम डॉट दे दे रहे हैं। अब इसी में नहीं लिखा हुआ रहता है 108 192 168 02, इसी तरह रहता है आपका IP एड्रेस। ये घर नहीं, हम घर हटा के डॉट से, डॉट को केवल आप देखेंगे। ये जो आपका लिखा हुआ है एड्रेस, इसी को बोलते हैं ऑक्टेट। तो कुल कितना ऑक्टेट होती है IPv4 में, 8 ऑक्टेट होती है। तो चलिए ये क्लियर हो गया। अब IPv6 में भी आपको बता देते, 4 पूछा तो अब 6 पूछ सकता है। IPv6 में अगर आपको पूछा जाएगा कि कुल कितना बिट्स होती है तो 128 बिट्स होती है, 128 बिट्स होती है, ये भी क्लियर। और इसी में अगर आपको बाइट पूछेगी तो 16 बाइट, क्लियर है। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है ENIAC का फुल फॉर्म पूछा था। तो ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो इसका फुल फॉर्म पूछा था तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्लियर है। तो इसको जो है
दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है किसको? ये एनआईएस को। ये क्या था? दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इसको कहाँ बनाया गया? अमेरिका में, यूएसए में बनाया गया। कब बनाया गया? 1945 में, जब दूसरी विश्व युद्ध चल रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तब इसको बनाया गया। इसमें दिक्कत क्या था कि यह कंप्यूटर में एक समय में केवल एक ही तरह का प्रोग्राम कर सकता था। जैसे अभी हम जो प्रॉपर आपको सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो देखिए एक साइड अपना रिकॉर्डिंग चल रहा है, दूसरी तरफ आपको हम पीपीटी में बता भी रहे हैं। तो 2-3 प्रोग्राम चल रही है साथ में, 2-3 जितना है आप उतना चला सकते हैं। एक तरह मेरा पीडीएफ भी ओपन है। एनआई कंप्यूटर में क्या होता था कि एक समय में केवल एक ही तरह का प्रोग्राम रन कर सकता था, चल सकता था। तो ये दिक्कतें थी। कितना बड़ा कंप्यूटर, आपका जो एक घर है ना, उतना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था। और इसकी वजन कितना? 30 टन हुआ करता था, इतना भारी भरकम कंप्यूटर। तो ये कुल मिला के आपके एनआईएक्स से है। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो मेरे ख्याल से अब बेहतर जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब लेयर पूछा गया था कि हाउ मेनी लेयर इन ओएसआई मॉडल। तो ओएसआई मॉडल में कुल कितना लेयर होता है, ये पूछा गया था। तो ओएसआई मॉडल में कितना लेयर हुआ करता है? 7 लेयर हुआ करता है। और कौन कौन हम नाम लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को फिर से मतलब प्रॉपर याद हो जाए। तो कुल 7 लेयर में चलिए, एक पहला आता है आपका एप्लीकेशन लेयर, यहाँ एल दे के डॉट दे देते हैं। दूसरा आपका प्रेजेंटेशन लेयर, तीसरा आपका है सेशन लेयर, चौथा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा आपका नेटवर्क लेयर, छठा डाटा लिंक लेयर, और आपका सातवां है फिजिकल लेयर, यहाँ लिख देते हैं। तो ये आपका 7वां लेयर है। क्लियर है? लेयर आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन कंप्यूटर जनरेशन को लेके। देखिए लगभग आपको 14 और 17 दोनों एग्जाम में देखने के लिए मिला है कंप्यूटर जनरेशन को लेके। तो आइए कंप्यूटर जनरेशन को लेके भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर जनरेशन की बात की जाए तो कंप्यूटर का कुल 5 जनरेशन अभी तक में मतलब अवेलेबल है। तो पहला का क्या नाम है? वैक्यूम ट्यूब। पूछ सकता है, नाम पूछता है, इसीलिए हम लिख रहे हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की नाम। और दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको आईसी चिप बोलते हैं। कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। और आपका चौथा माइक्रो प्रोसेसर, पांचवा आपका जो है एआई, जो अभी चल रही है और इसको रोबोटिक भी बोलते हैं। तो कुल ये 5वां जनरेशन है। इसको अगर आपको ऐसे याद रखना है तो शॉर्ट में ETIMA इस तरह से विटमा करके याद रखेंगे तो मेरे ख्याल से ये ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। तो कंप्यूटर का पहला जब वैक्यूम ट्यूब था, इसमें कौन सी लैंग्वेज चलती थी? मशीनी लैंग्वेज। उसके बाद जैसे सेकेंड जनरेशन आई, उसमें चलने लगा कौन सी लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज। इसके बाद आपका आ गया क्या? आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसमें चलने लगी हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज चलने लगी। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर में चलने लगा डाटा बेस लैंग्वेज। माइक्रो प्रोसेसर में कौन सा लैंग्वेज चलने लगा? डाटा बेस लैंग्वेज। उसके बाद आपका उसके बाद चल रहा है अपना एआई में। तो इसमें अभी यही लैंग्वेज चल रहा है। ठीक है, तो ये कुल मिला के 5वां आपका कंप्यूटर का जनरेशन हो गया। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अंडरलाइन का शॉर्टकट की पूछा था, जो कि काफ़ी आसान है। कंट्रोल
प्लस यू से अंडरलाइन होता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। और वर्कशीट को रीनेम करने के लिए पूछा गया था, वर्कशीट को रीनेम कैसे किया जाए। जैसे अंडरलाइन पूछा तो बोल्ड का भी पूछेगा, तो इसी तरह अगर बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक करना है तो कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक। ये तीनों आपका क्या है, फॉन्ट का इफेक्ट, स्टाइल जो बोल सकते हैं, तो नॉर्मली इफेक्ट बोलते हैं। तो कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन, बी से बोल्ड, आई से इटैलिक, इतना याद रखेंगे तो इस कैटेगरी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब है कि वर्कशीट को रीनेम करने का प्रोसेस दिया गया था कि वर्कशीट को रीनेम कैसे करें। तो आइए इसका हम सारा आपको रीनेम करने का प्रक्रिया बताते हैं कि 2-3 तरीके से, ताकि कोई भी तरीका पूछ दे तो आप उसका आसानी से जवाब दे सके। एक्सेल ओपन कर लेते हैं। इसके बाद एक्सेल ओपन करने के बाद यहाँ पे ये आपको वर्कशीट है, इसी को रीनेम करने का पूछा गया। तो इसमें सबसे आसान तरीका, राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो लिखना है, जैसे लिखना है SAMEER समीर, तो रीनेम हो गया। ये तो सबसे आसान और पहला तरीका था। दूसरा तरीका है कि आप इस पे डबल क्लिक कर देंगे, इसके बाद अब लिख दे देंगे सोनू। दो तरीका, देखिए दो तरीका यही मिल गया, डबल क्लिक करके या दूसरा राइट क्लिक करके। अब तीसरा तरीका ढूंढने जाते हैं। तीसरा तरीका है कि आप यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, होम टैब पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट यहाँ पे जो दिया गया है सेल्स ग्रुप में, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रीनेम सीट का ऑप्शन मिलता है और यहाँ से हम दे देते हैं स्टार। तो ये आपका कुल मिला के तीनों तरीका बता दिए हैं। मेरे ख्याल से आप इस तीनों तरीका में कोई भी तरीका पूछेगा तो आप उसका आसानी से जवाब दे सकेंगे। क्लियर है। इसके बाद पूछा गया था पाई चार्ट से, पाई चार्ट का किस लिए यूज होता है। ठीक है, पाई चार्ट के अंदर में जो टूल्स था उससे भी पूछा था, बोला एक ही मतलब पाई चार्ट से 2 क्वेश्चन पूछ दिया गया था। पाई चार्ट से रिलेटेड ये पूछा था कि अब डाटा को मतलब पाई चार्ट में हम क्यों दिखाते हैं। तो देखिए कोई भी डाटा को अगर आपको इस तरह से दिखाना है परसेंटेज में, प्रतिशत में, तो आपको पाई चार्ट में दिखाना होता है। जैसे हम इसको इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, मान के चलो इंडिया का पॉपुलेशन ये इधर है, इंडिया का इसमें पॉपुलेशन दे देते हैं, ये कितना प्रतिशत दे देते हैं, 75%। एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 75, चाइना में दे देते हैं 20%, और बाद बाकी में दे देते हैं 10%। तो अगर आपको प्रतिशत में पूछेगा क्वेश्चन, हम एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, तो प्रतिशत में पूछेगा तो पाई चार्ट लगाएंगे। तो पाई चार्ट लगाने के लिए भी आपको कहाँ जाना पड़ेगा, एक्सेल में। चलिए सबसे पहले हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं 75%। इसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं 15%। इसके बाद दे देते हैं 10%। ये तीनों डाटा ले लिए। अब तीनों को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम चल जाएंगे इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद ये जो गोला जैसा है यही आपका है पाई चार्ट। तो जिससे इस पर हम क्लिक करेंगे, देखिए डाटा प्रॉपर दिखा रहा है। ये 75 वाला है, ये आपका 15%, ये आपका 10%। तो इसी को अगर आप चाहते हैं इस पे लिखा हुआ हो, तो यहाँ पे स्टाइल बहुत सारा दिया गया। तो स्टाइल जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपको अब शो कर रहा है सारा डाटा, कोई दिक्कत नहीं। आप आसानी से यहाँ पे जो भी स्टाइल है लगाइएगा तो अपना भिन्न भिन्न तरीके से आपको स्टाइल देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी से रिलेटेड अगर अब यहाँ हम आ ही गए हैं तो और बता देते, अगर चार्ट से रिलेटेड, तो इसी में अगर आपको चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो प्रैक्टिकली देखिए, अगर आप देख लेते हैं तो क्वेश्चन को वहाँ पे दिक्कत नहीं होता है टिक लगाने में। उससे अगल बगल से क्वेश्चन दूसरे, मतलब इस शिफ्ट में पैसे पूछा तो दूसरे में एरिया से पूछ देगा, उसके बाद स्केटर से पूछ देगा, रडार से पूछ देगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो इसीलिए हम आपको एक बार दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कॉलम चार्ट, उसके बाद लाइन चार्ट, उसके बाद पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, वाई एक्स और वाई ये फॉर्मेट में है, इसको बोलते हैं स्केटर चार्ट, मैप चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, रडार चार्ट, ट्री मैप चार्ट, सनब्रस्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स एंड विस्कर, उसके बाद वाटरफॉल, टनल एंड कॉम्बो। ये सारा चार्ट का प्रकार है। आई थिंक आप ओपन करके 2-3 बार देख लेंगे, नहीं तो यही वीडियो को 2-3 बार रिपीट कर लेंगे तो माइंड में आ जाएगा। ऑप्शन देखते ही आप लगा देंगे ये किस कैटेगरी का, मतलब ये जो दिया गया टूल है ये किस कैटेगरी का है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चार्ट क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और पूछा था, विंडोज एक्सपी में एक्सपी का मतलब क्या होता है। तो एक्सपी का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। एक्सपी का अर्थ क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। तो विंडोज एक्सपी अगर पूछ देगा कि विंडोज एक्सपी कब लॉन्च किया गया, तो 2001 में। अगर पूरा डेट पूछेगा तो 25 अक्टूबर, वैसे पूरा नहीं पूछता है, 25 अक्टूबर 2001 में विंडोज एक्सपी को
लॉन्च किया गया, जो कि काफ़ी पॉपुलर था विंडोज़ एक्सपी। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनपुट आउटपुट करेंगे अभी बारीकी से, पहले ये दोनों तीनों को देख लेते हैं। इसके बाद पूछा गया था आपको क्वेश्चन, बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए बीसीसी का फुल फॉर्म होता है क्या, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी बीसीसी का, इसी में सीसी का फुल फॉर्म पूछेगा तो कार्बन कॉपी। तो इसका ये क्वेश्चन कहाँ से आपको पूछा है, जीमेल से पूछा है। जीमेल में बीसीसी का और सीसी का क्या होता है, जैसे हम उसमें अगर हम हिडन करना चाहते हैं कि हम किसको किसको भेजे और किसी को पता ना चले, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, बीसीसी का। और जनरली अगर हम नॉर्मली अगर सबको भेजेंगे तो सीसी में करके, तो सारे को शो करेगा ये मेल हमको भी आया है और रमेश को भी आया है, सुरेश को भी आया है। इसी तरह से आपको कार्बन कॉपी में पता चल जाता है कि किसको किसको ये मेल मेरे अलावा और किसको किसको मेल भेजा गया है। तो बीसीसी में केवल ये देख सकता है कि मेल कहाँ से आया और क्या मेल है और किसको भेजा गया, ये पता नहीं चलता है। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद क्लिप आर्ट से एक्सेल में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्लिप आर्ट आपको एक्सेल में अगर आपको लेटेस्ट में देखने के लिए, लेटेस्ट में अगर आप खोजिएगा तो क्लिप आर्ट की जगह पे आपको मिलेगा स्टॉक इमेजेज। इसके जगह पे आपको क्लिप आर्ट नहीं मिलेगा, वो विंडोज आपको 7 में क्लिप आर्ट शो करेगा। आई थिंक वो 7 से ही पूछा होगा। अगर ये पूछ सकता है कि क्लिप आर्ट का MS ऑफिस 2021 है, इसमें क्या नाम दिया गया, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, स्टॉक इमेजेज हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपको कोई भी मतलब आर्ट इंसर्ट करना है तो आप इजीली यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो यही था आपका क्लिप आर्ट से रिलेटेड। ये पहले डाउनलोडिंग होगा क्योंकि ये ऑनलाइन है, तो ये आपका डाउनलोडिंग होगा, उसके बाद इंसर्ट होगा। तो क्लियर है क्लिप आर्ट से रिलेटेड। तो चलिए ये डाउनलोड होके यहाँ पे आ चुका है। बाद बाकी इसको आप को जहाँ पे यूज करना है आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको अभी देखने के लिए मिल रहा है। हम बोले ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कॉपी पेस्ट किए, तो अभी देखिए ये क्लिप आर्ट आपको अभी देखने के लिए मिलता भी नहीं है इस नाम से। तो अभी इसका क्या नाम हो गया, स्टॉक इमेजेज। इसके बाद है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। इनको देख लेते हैं। तो चलिए इनको हम एक आपको ब्लैंक पेज पे लेके आते हैं, अब इसको समझाते हैं। सबसे पहले ये जो तीनों है, एक आपका क्या है, कंपाइलर, उसके बाद है इंटरप्रेटर, और इसके बाद है असेंबलर। ये तीनों है। तो ये तीनों क्या है, ट्रांसलेटर है। क्या करता है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके कंप्यूटर जो पढ़ता है भाषा मशीनी लैंग्वेज, उसमें ये कन्वर्ट करता है। मशीनी लैंग्वेज मतलब 0 और 1 के फॉर्मेट में। क्लियर है इतना। सबसे पहले क्या था, असेंबलर था। असेंबलर का क्या काम होता था, असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता था किसमें, मशीन लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता था मशीनी लैंग्वेज में, ये असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। इसके बाद इसमें दिक्कत क्या होती थी, एरर को ठीक करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। तो मतलब एरर जो होता था, एरर को ठीक करने में काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट हुआ करता था। ठीक, ये असेंबली लैंग्वेज में। उसके बाद हाँ, एक चीज़ इसमें था कि इसमें जो है मेमोरी स्पेस की कम ज़रूरत पड़ती थी। इसमें मेमोरी स्पेस की कम ज़रूरत पड़ती थी। ये हो गया आपका असेंबलर। इसके बाद क्या आया, कंपाइलर। इसके बाद कंपाइलर, ये आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज, आप जो अभी जो भाषा कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर लेते हैं, कोई नंबर भी यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद कोई सिंबल डाल दिए, तो कुछ भी अभी आप डालते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हैं, तो ये क्या करता है, उसको कंपाइल करके, मतलब उसको कंपाइलर उसको चेंज करके मशीनी लैंग्वेज में बदल देता है। आपका जो लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज, इसको चेंज करता था किसमें, मशीनी लैंग्वेज में चेंज कर देता था। जैसे यहाँ पे HLL
वो चेंज कर देता था ML, मतलब मशीनी लैंग्वेज में। क्लियर है। और ये वर्क कैसे करता था, जितना आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है, जितना मतलब आपका लिखा हुआ है डाटा, सबको ये एक ही बार में कंपाइल करके ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में चेंज कर देता था, मतलब मशीनी लैंग्वेज में बदल देता था। तो ये मतलब एक ही बार में प्रक्रिया, जो भी एरर वगैरह रहता था वो लास्ट में रीड करके बता देता था कि इतना एरर है इसमें, सारे को एक ही बार मतलब कंपाइल कर देता था। कौन से कंपाइलर। इसमें दिक्कत क्या आने लगी इसमें, जैसे असेंबलर में एरर ढूंढना काफ़ी कठिन था, इसी तरह इसमें भी एरर ढूंढना काफ़ी डिफिकल्ट होता था, क्योंकि ये भी सारे प्रोग्राम को एक साथ पढ़ लेते थे, उसके बाद बता देते कि इसमें इतना गलतियां है। तो इसमें भी जो भी गलती होती थी उसको ढूंढने में काफ़ी परेशानी हुआ करता था। तो और इसमें देखिए एक एक दिक्कत और होता था कि इसमें जैसे कम मेमोरी की ज़रूरत पड़ती थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती थी। मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं मोर मेमोरी अकॉर्डिंग टू असेंबलर। ठीक है, इसमें अधिक मेमोरी की ज़रूरत पड़ती थी। उसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पे, इंटरप्रेटर पे। ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को ही मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसका भी वही वर्क है, लेकिन ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन। ये लाइन बाय लाइन उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। जो भी रहता है उसको लाइन बाय लाइन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम इज गुड, 3 को 0 दे दिए, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, राम इज गुड दिए। तो ये इधर से लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए जाएगा, G O O तक जाएगा, यहाँ पे एरर होगा तो ये यहीं पे रुक जाएगा, इससे आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो फिर आप एरर ठीक कीजिएगा तो फिर ये आगे बढ़ने लगेगी। तो ये क्या करता था कि लाइन बाय लाइन पढ़ के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता था। क्लियर है, या करता है, अभी चल रहा है, कोई इशू नहीं, करता है। इसके बाद और इसमें एरर ढूंढना, एरर खोजना काफ़ी इजी हो गया, क्योंकि ये जहाँ एरर रहता है वहाँ रुक जाती है, तो आसानी से मिल जाता है। इसमें एरर ढूंढना काफ़ी आसान हुआ करता है। और इसमें मेमोरी स्पेस बहुत ही कम यूज होता है। ठीक है, लेस मेमोरी, इसमें मेमोरी की ज़रूरत कम पड़ती है। क्लियर है। तो यही है आपका तीनों में अंतर। मेरे ख्याल से आप ये तीनों बेहतर समझ गए होंगे। अगर कुछ भी पूछेगा तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन उसमें इनपुट आउटपुट का रह गया था, वो देख लेते हैं। तो इसमें ये तीनों हो गया, ये बच गया क्या अपना इनपुट आउटपुट, इनको देख लेते हैं। इनपुट सबसे पहले समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम बीच में दे देते हैं कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है। इसमें हम जो निर्देश देंगे जिस डिवाइस से, जैसे माउस, कीबोर्ड, चलिए एक और लिख देते हैं स्कैनर, एक और लिख देते हैं माइक्रोफोन या माइक, और भी है जॉयस्टिक है। तो इससे हम क्या करते हैं, निर्देश देते हैं। माउस से दबा के कुछ एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, कीबोर्ड से कुछ लिखते हैं, स्कैनर से हम कोई भी डाटा को प्रिंटर में हम कुछ लगा देते हैं स्कैनर में, और उसमें से कुछ को स्कैन करके मेल कर दिए। तो इससे हम क्या करते हैं, डाटा को स्कैन करते हैं। तो अभी माइक से हम इसमें अभी जो बोल रहे हैं उसका इसमें क्या किया, ऑडियो रिकॉर्ड किया। तो ये जो प्रोसेस अभी हुई है, ये सारा जो है क्या किया है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के काम किया है, निर्देश देने का। इस डिवाइस से हम क्या किए हैं, कंप्यूटर को निर्देश देने का काम किए। निर्देश तो दे दिया, अब इसको देखेंगे कैसे, उसके लिए ये इसको कंप्यूटर समझेंगे। ये डिस्प्ले नहीं है, ये कंप्यूटर है। इसको हम आपको मॉनिटर बना दिए, कंप्यूटर है ये, मतलब CPU है। यहाँ पे हम लिख देते हैं CPU। ठीक। तो इतना सारा निर्देश दिए, अभी इसको अब देखने के लिए हमें किस किस डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो मॉनिटर जो ज़रूरी है, जहाँ पे हम देखेंगे ये सारा प्रक्रिया। इसके बाद हमको सुनने के लिए जो माइक से रिकॉर्डिंग किए हैं उनको सुनेंगे, तो हमको क्या चाहिए, स्पीकर।
इसके बाद हमको ज़रूरत पड़ जाती है प्रिंटर को। अगर मान के चलिए स्कैन कर लिया, इसको कहीं फिर प्रिंट करना है तो इसके लिए क्या चाहिए, प्रिंटर। तो ये प्रक्रिया जिस डिवाइस से आप कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो कहलाती है इनपुट। और जिस डिवाइस के माध्यम से आप उसको सुनते हैं, देखते हैं इंफॉर्मेशन के रूप में, वो कहलाती है आउटपुट। तो बाद बाकी इनपुट आउटपुट हो गया, तो ये जो सारा जिस डिवाइस से देखे हैं वो हो गया डिवाइस, मतलब यंत्र। ये भी हो गया डिवाइस। मेरे ख्याल से इससे बेहतर आपको समझने के लिए कहीं नहीं मिला होगा, आप बेहतर समझ गए होंगे इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। क्लियर है। और इसका एग्जांपल और भी है, एग्जांपल ही ज़्यादा पूछता है। एग्जांपल जैसे आपका जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज जो हम आपको बताए कि हम बार बार ये भी कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही रिपीट कर रहा है, आपको 10% से छोड़ के बाद बाकी सारा रिपीट ही कर रहा है। आप एग्जाम जाइए, देखे आइए। और मेरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 10 से 11 सेट करवाए हुए हैं, उसको आप देखिएगा। बाद बाकी अगर आपको और अच्छा मार्क अचीव करना है तो उसके लिए SK सानू IT टेलीग्राम ग्रुप पे सारा PDF शेयर किया गया है, सारे सेट्स अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, जिसका जिसका एग्जाम है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।